Success Mantra. We shape future. Hello everyone, I am Shashank Sachi and welcome you all in today's The Hindu Analysis. So prior getting into the details, let's have a sneak peek what is important for us in today's The Hindu. So first of all, what we have on the very first page of Hindu is avoid unilateral action to alter Taiwan status quo says India. एक्चुअली जो चाइना और ताइवान का जो इशू चल रहा था जिसपे हमें बहुत सारे आर्टिकल्स भी प्रीवियसली देखने के लिए मिला है और हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था. सो आई गेस इट इज द सेकेंड टाइम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस और ये आपके एग्जाम के पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स जो है वो इजिली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, लाइक रशिया और यूक्रेन के जैसा, राइट. रशिया यूक्रेन के जैसा ये टॉपिक भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में. तो इसमें इंडिया अपना पोजीशन डिक्लेयर किया है ताइवान के रिगार्डिंग कि सर जो आपका स्टेटस को है आप उसको मेंटेन करिए. बेसिकली देखिए दो तरह का स्टेटस होता है, एक होता है स्टेटस को, राइट, इसका मतलब होता है करंट स्टेटस, और एक टर्म आता है आपका स्टेटस को एंटे. स्टेटस को एंटे मतलब होता है कि जो अपना प्रीवियस स्टेटस है उसको रिज्यूम करना होता है. अब इन्होंने कहा है कि स्टेटस को आप मेंटेन करिए और इसको हम लिंक करेंगे सुपर गरुड़ा सील्ड से. एक्चुअली ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है यूएस और इंडोनेशिया के बीच में, राइट, और उसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं, बेसिकली 14 कंट्रीज उसमें एडेड हैं उस मिलिट्री एक्सरसाइज में. मैं आपको मैप मेकिंग के थ्रू बताऊंगा कि किस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टॉपिक को लिंक करके पढ़ना विद चाइना इशू, क्योंकि ये आईआर का टॉपिक है और आपको बिना लिंक किए इसको नहीं पढ़ना चाहिए. दैट इज माय सजेशन. और सुपर गरुड़ा सील को डिवोर्स करके मत पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन आता भी है तो उसमें एड ऑन हो जाएगा. ठीक है, ये पेज नंबर 11 पे मिलेगा आपको. सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे लिए क्या है, इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ स्लोज, राइट. इस टॉपिक को पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इकोनॉमी रिवाइव हो रही है हमारी आफ्टर द कोविड-19, राइट. तो इकोनॉमी रिवाइव हो रही है तो वो के शेप्ड इकोनॉमी बन रही है, के शेप्ड. इस टाइप के क्वेश्चंस आप एलिट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. वी विल गेट इनटू डिटेल व्हाट इज एग्जैक्टली दिस के शेप्ड एंड व्हाट एग्जैक्टली द रिसेशन इज, और ये पेज नंबर आपको 12 में मिलेगा, राइट. थर्ड टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के न्यूज़पेपर के एस्पेक्ट से, वो है मूविंग पॉलिसी अवे फ्रॉम पॉपुलेशन कंट्रोल. कि हमारी जो पॉलिसीज है वो पॉपुलेशन कंट्रोल से एकदम डाइवर्जेंट जा रही है, राइट. कि सर कोई मैच हो ही नहीं पा रहा है कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए क्या क्या पॉलिसीज ला रहे हो, इट इज नॉट गोइंग टू मैच, राइट. तो ये पेज नंबर 6 पे ये एक एडिटोरियल है, काफी अच्छा एडिटोरियल है. फॉर अ टाइम बिंग ये एडिटोरियल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमें ये जानना भी जरूरी है, राइट. So we will go into detail each and every aspect. So let's start. So first topic, what exactly it talks about in the newspaper. Let's have a watch. सर ये जो पूरा स्टेटस को है जो इंडिया ने कहा है कि इंडिया फाइनली अपना स्टैंड डिक्लेयर किया है चाइना और ताइवान के इशू पे, जिसको हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, और यूएस का इंटरवेंशन भी, और इस सेशन में भी वी विल गेट इनटू द डिटेल्स, राइट. तो अभी इंडिया ने क्या कहा है कि सर जो आपका करंट स्टेटस है आप उसको मेंटेन करिए, आप ऐसे यूनिलैटरल एक्शंस लेकर के उसको अल्टर नहीं करिए कि इधर से ताइवान अपना मिलिट्री एक्सरसाइज दिखा रहा है, इधर से चाइना दिखा रहा है, तो व्हाट दिस विल डू, दिस विल डिस्टर्ब द ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया कंडीशन. ये इंडिया का कहना है और उस पूरे आर्टिकल में भी आप यही चीज देखेंगे. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर अवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और मैंने उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं इसमें, राइट. तो आपको मिलेगा लास्ट तक देखने में कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी और उस अंडरस्टैंडिंग को आप चेक भी कर सकते हो वहां पे, राइट. तो कमिंग टू द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर दिस, देखिए अगर हम इस पूरे इशू का जो चाइना ताइवान का इशू जो क्रिएट हो रहा है वो क्रिएट हो रहा है यूएस के कारण, क्योंकि यूएस ने अपने हाउस स्पीकर जो थी वहां की नैन्सी पेलोसी मैडम को उन्हें ताइवान भेजा गया, राइट. चाइना ने वार्निंग भी दिया कि सर मत भेजो, आई विल नॉट एंटरटेन दिस काइंड ऑफ थिंग्स क्योंकि ताइवान हमारा है. व्हाई यू आर रिकॉग्नाइजिंग ताइवान एज अ सेकंड स्टेट, हम वन चाइना के ऊपर है. मतलब चाइना और ताइवान जब एक हो जाता है तो बोलते हैं वन चाइना, राइट. ताइवान के बारे में बात की जाए तो ताइवान एक छोटा सा देश है, राइट, बहुत छोटा सा आइलैंड है. 23 मिलियन के लोग ही रहते हैं वहां पे. इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बहुत कम है इसकी, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक पावर के सामने खड़ा है, विच इज चाइना, राइट. और इंडिया का स्टैंड को यहाँ पर डिस्कस किया गया था लास्ट टाइम कि इंडिया ने अपना स्टैंड डिक्लेयर नहीं किया, इवन हैव अ 1.4 मिलियन स्टैंडिंग आर्मी, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, कितनी सारी चीजें हमारे पास, बट वी आर स्टिल नॉट डिक्लेयरिंग आवर स्टैंड. तो फाइनली इंडिया ने अपना स्टैंड डिक्लेयर किया कि सर हम कह रहे हैं कि आप अपना स्टेटस को मेंटेन रखो, ठीक है, ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं, शांति बना के रखो. वैसे भी बहुत कलेश मचा हुआ है पूरे वर्ल्ड में, हमें भी पता है रशिया यूक्रेन की कितनी मतलब क्राइसिस हम लोगों ने भी तुरंत देखी है, राइट. कुछ टाइम पहले रशिया यूक्रेन की क्राइसिस देख ली है हमने,
उसके रिगार्डिंग फिर हम लोगों ने एक बार और क्राइसिस देखा रिगार्डिंग द कोविड-19 क्राइसिस, इतनी सारी क्राइसिस देख ली, दूसरा क्राइसिस क्यों इनवाइट करना है खुद से? तो ये है इंडिया का स्टैंड करंटली, राइट? बट अब ये कंडीशन क्या आ जाती है कि इंडिया का स्टैंड तो डिक्लेयर कर दिया, तो हमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया, हमें ये पढ़ना होगा कि एग्जैक्टली इशू क्या है, राइट? तो लेट्स गेट इनटू द डिटेल। ये मैंने आपके लिए एक ज़ूम मैप रेडी किया था, ज़ूम मैप। इस ज़ूम मैप में आपको ताइवान के रिगार्डिंग और चाइना के रिगार्डिंग एक डिटेल मिलेगा। उसके बाद इसके रिगार्डिंग हम लोग इश्यूज़ भी जानेंगे कि सर और कौन-कौन से इश्यूज़ हैं इसमें। देखो, बेसिकली अगर ताइवान के ऊपर हम फोकस करें, दिस इज़ ताइवान, ठीक है? ताइवान कहाँ है? साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के बीच में एक छोटा-सा आइलैंड है जिसमें 23 मिलियन लोग रहते हैं। ये चाइना का ईस्टर्न रीजन है, राइट? चाइना का कौन-सा रीजन है? ईस्टर्न रीजन है। तो चाइना का जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्ट चाइना का पार्ट है ये। ये चाइना का इंडस्ट्रियल एरिया है सर, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, आई से डिनोट कर लेते हैं इसको, राइट? तो ये ईस्ट चाइना का पार्ट है। अब आप खुद सोचो एक बार, जस्ट एक फॉर अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कि अगर ताइवान यहाँ पर है, इस पे अगर कोई दूसरा कंट्री आ जाता है, लेट्स सपोज कि अगर यूएस आ जाता है यहाँ पे फुल मिलिट्री स्ट्रेंथ के साथ, तो इसमें चाइना को इकोनॉमिकली कितना मतलब अच्छे लेवल पे हैम्पर कर सकता है, क्योंकि आप इसके इंडस्ट्रीज के बहुत पास में हो। पहली तो ये चीज़ हो गई। ऊपर से जो चाइना सी है, जो भी ये लोग हरकत करते रहते हैं अपनी ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में, वो बंद हो जाएगा। और दूसरी ये बात कि चाइना और ताइवान का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग देखेंगे कि व्हाई चाइना इज़ क्लेमिंग ताइवान एज़ इट्स इंटीग्रल पार्ट, राइट? तो ये काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है इनकी, 1948 वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की हिस्ट्री है। इस टाइम पे चाइना और ताइवान अलग हो गया था, राइट? तो उस टाइम की हिस्ट्री है, तो चाइना ना अपनी हिस्ट्री छोड़ना चाह रहा है, ना ही इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट है, वो हैम्पर करना चाह रहा है। तो कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा अपना इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट को हैम्पर करना, तो ये चाइना के लिए एक टेंशन हो गया, नैन्सी पेलोसी का कहना। तो आपको आई गेस ये क्लियर हो गया आपको व्हाट वर द 2 रीजंस व्हाई चाइना इज़ सो एक्चुअली सो हार्ड ऑन द यूएस कि सर आप क्यों आए हो? और उन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज़ तक कर दी चाइना ने, और बहुत अच्छे लेवल पे मिलिट्री एक्सरसाइज़ की है उन्होंने, राइट? तो ये चीज़ हमें एक फिगर आउट करनी, जो हम कर चुके हैं फिगर आउट, 2 चीज़ें। एक बात कि इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, दूसरा इनका इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट है वहाँ पे। ताइवान की पोज़ीशन क्लियर है, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के बीच में है ताइवान। तो ये हमने एक पूरी डिटेल क्लियर करी, राइट? अब इस चीज़ में ये जानना ज़रूरी है, प्रायर गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाट एक्ज़ैक्टली द हिस्ट्री टॉक्स अबाउट, मैं आपसे कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो आप नोट कर लीजिएगा। लाइक लिटरली आप नोट कर लीजिएगा बिकॉज़ इट विल हेल्प यू अ लॉट, कि इस पूरे रीजन में, इस साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी और इस पैसिफिक ओशन के रीजन में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स हैं, राइट? कुछ इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स हैं। यहाँ पर आपका जापान है, राइट? आप जापान के जब ऊपर पार्ट में जाएँगे तो इधर से आपको रशिया कनेक्ट हो जाएगा, राइट? और जापान में जो आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम है आपको कुरिल आइलैंड, कुरिल आइलैंड, जो कि रशिया और जापान के बीच का डिस्प्यूट है। रशिया और जापान के बीच का डिस्प्यूट है। कुरिल आइलैंड नॉर्थ ऑफ जापान में, राइट? रशिया और जापान के बीच का डिस्प्यूट कौन-सा आइलैंड है? क्यूरिल आइलैंड। तो इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिल गया। जब आप ताइवान, जब ईस्ट चाइना सी के इस पोर्शन में आएँगे आप, या फिर इसको ही सपोज़ कर लीजिए एक सेकंड के लिए कि थोड़ा-सा देयर काइंड बी अ ज्योग्राफिकल डिफरेंस। अगर इसको सपोज़ कर लें, तो यहाँ पर एक आइलैंड है, संकाकू आइलैंड। संकाकू आइलैंड है। संकाकू आइलैंड जो डिस्प्यूट है वो आपका है चाइना और जापान के बीच में, राइट? ये आई थिंक डिस्प्यूट आपको क्लियर हो गया होगा। ये 2 डिस्प्यूट हो गए, डिस्प्यूट नंबर 1 एट क्यूरिल, डिस्प्यूट नंबर 2 एट संकाकू। डिस्प्यूट नंबर 3 आपका साउथ चाइना सी में है, और ये डिस्प्यूट है आपको आसियान और चाइना के बीच का, राइट? ये 3 डिस्प्यूट आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। संकाकू आइलैंड, जापान और चाइना, कुरिल आइलैंड, रशिया एंड जापान, आसियान चाइना, साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट है। अगर कोई सा भी एक डिस्प्यूट एग्जाम में आ जाता है तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा ये मैप पढ़ना, राइट? दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड मैप रादर गोइंग इनटू द हार्डकोर लाइनिंग्स, राइट? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये कुछ डिस्प्यूट्स हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, राइट? अब इसको एक चीज़ देखना है, इस पूरे टाइम पे एक डिस्प्यूट आ रहा है, बट उसको देखने से पहले हम क्या देखेंगे, आसियान के बारे में आपको पढ़ लेना है। आसियान में देखिए बेसिकली 10 मेंबर्स होते हैं, राइट? 10 मेंबर्स होते हैं। कमेंट करके बताइएगा आसियान कब स्टैब्लिश हुआ था,
राइट? ये कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैंने इसको 2-2 बार कवर किया आसियान को, और आपको डिस्प्यूट्स भी अब कवर हो गए, तो आई गेस कि अब आपको आइडिया हो गया होगा। अब इस पूरे लैंड में जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन में आपको एक डिस्प्यूट और मिलता है। एक्चुअली दैट इज़ नॉट अ डिस्प्यूट, दैट इज़ अ काउंटर डिस्प्यूट। जो साउथ चाइना सी में जो डिस्प्यूट है आसियान और साउथ चाइना के बीच में, उसके ही काउंटर में एक डिस्प्यूट है, जिसको मैंने नाम दिया है क्वाड डिस्प्यूट है बेसिकली वो, राइट? एक क्वाड डिस्प्यूट है वो। अब वो क्वाड डिस्प्यूट क्या है? तो सर इधर है वो क्वाड डिस्प्यूट, इस साइड, इंडो पैसिफिक रीजन में। ये है आपका इंडो पैसिफिक, पैसिफिक, राइट? इसमें एक ब्लॉक बन रहा है जिसको हम कहते हैं क्वाड ब्लॉक, राइट? इसमें एक क्वाड ब्लॉक बन रहा है, और ये जो आपका क्वाड ब्लॉक है, क्वाड ब्लॉक 4 कंट्रीज का एक ब्लॉक है, राइट? और इन 4 कंट्रीज के आपको नेम मतलब अच्छे से याद होने चाहिए, राइट? तो मैं आपके यहाँ पे नाम मेंशन कर देता हूँ 4 कंट्रीज का, जो कि क्वाड ब्लॉक में प्रेजेंट है। और क्वाड जो है वो बेसिकली कहा जाए तो एक तरह से इनका टेक बैक है अगेंस्ट दैट साउथ चाइना सी पॉलिसी, राइट? जो चाइना अपना डेवलपमेंट करता है पूरे उस रीजन में, कि चाइना का जो रीजन है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव एंड सच लाइक इनिशिएटिव्स, तो उसका एक आंसर है बेसिकली क्वाड। क्वाड में कौन-कौन से कंट्री आते हैं? ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान और इंडिया। ये क्वाड कंट्रीज़ हैं। क्वाड में 4 कंट्रीज़ आते हैं। ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आपको, राइट? तो मैंने आपको 4 बेसिकली अगर ओवरऑल बात की है तो 4 डिस्प्यूट्स मैंने आपको नोट करवा दिए हैं यहाँ पे, और आई गेस कि आप याद कर लेंगे उसको। और अगर क्यूरिल को थोड़ा और अच्छे से देखना है तो आप देख सकते हैं, ये आपका रशिया वाला पार्ट हो गया, ये आपका जापान का पार्ट हो गया, यहाँ पर ही क्यूरिल आइलैंड का ये डिस्प्यूट है, यहाँ पर क्यूरिल आइलैंड का डिस्प्यूट है, यहाँ पे ताइवान है आपका साउथ चाइना सी, यहाँ पर आपको चाइना और जापान के बीच का डिस्प्यूट्स है। इसको हम कहते हैं संकाकू डिस्प्यूट, क्विरिल डिस्प्यूट, साउथ चाइना डिस्प्यूट एंड क्वाड। ये 4 चीज़ें मैंने आपको नोट करवा दी है, बहुत अच्छे से मैंने आपको एग्ज़ाम्पल देके करवाया है, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, राइट? आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। हाफ क्रिसेंट बेसिकली बनता है ये, राइट? हाफ क्रिसेंट क्या है? क्रिसेंट बनता है। तो जानते हैं, ये पूरे डिस्प्यूट्स हम लोगों ने देख लिए। तो अब ये देखना है हमें कि एग्ज़ैक्टली व्हाई चाइना और ताइवान का सर डिस्प्यूट इतना क्या है? एक तो इंडस्ट्रियल है सर, वो तो सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी चाइना का क्या है? चाइना को ये फ़ोकस करना है कि जो हिस्ट्री है चाइना की, अगर हम देखने जाएँ, तो ताइवान और चाइना हिस्टोरिकल पार्ट का एक बहुत सिग्निफिकेंट रखता है दोनों आपस में। 1949 में जो सिविल वॉर हुए थे, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर ओवर हुआ था, तो चाइना और ताइवान अलग हो गए, राइट? चाइना ताइवान अलग कैसे हुआ? 2 पार्टी थी, एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, एक रिपब्लिक ऑफ ताइवान, या फिर कह लिए ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना क्या क्लेम करते हैं कि दे आर द ओरिजिनल चाइनीज़ पार्टी, दे आर द ओरिजिनल रिपब्लिक्स पार्टीज़, और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना क्लेम करता है दे आर द ओरिजिनल पार्टी, राइट? तो ये 2 डिफरेंट पार्टीज़ हैं, तो आपको इन 2 पार्टीज़ के नाम याद होने चाहिए। तो इनका डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया 1949 से ही, जब ताइवान सेसीड होके हट गया चाइना से, राइट? तो ये चीज़ आ गया। मेनलैंड चाइना का पार्ट नहीं है ताइवान अब, मेनलैंड चाइना जो हमने अभी मैप देखा है, अगर मैं आपको वापस से वो मैप दिखाऊँ, तो ये है आपका मेनलैंड चाइना और ताइवान इसका पार्ट नहीं है, राइट? तो ये मेनलैंड चाइना मैंने आपको बता दिया अच्छे से, राइट? कि मेनलैंड चाइना कहीं आएगा तो टेंशन नहीं लेना है कि क्या होता है मेनलैंड चाइना, आई हैव टोल्ड यू मेनलैंड चाइना क्या होता है। 1949 में सेपरेट होने के बाद काफ़ी कोशिश किया गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और इंटरनेशनल लॉ में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ कि सर आप लोग सॉर्ट आउट करिए अपना डिस्प्यूट, क्योंकि देखिए ताइवान भले ही छोटा है, बट ताइवान इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में कोई सा भी सर ये सेमीकंडक्टर चिप हो, वो ताइवान ही बनाता है। ताइवान इज़ वेरी इंपोर्टेंट, इवन चाइना भी इनके ऊपर डिपेंडेंट है सेमीकंडक्टर बनाने में, राइट? तो एक चीज़ ये याद रखना है चाइना ताइवान के बारे में। तो 1980s में ताइवान चाइना आगे बढ़ा, उन्होंने कहा कि वी विल अडॉप्ट अ वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी। वन कंट्री मतलब चाइना ताइवान एक है, लेकिन सिस्टम 2 है, मतलब 2 अलग-अलग गवर्नमेंट चलेगी, बट कंट्री एक ही रहेगा। तो हम आज कहते हैं वन चाइना पॉलिसी। लेकिन ताइवान ने इसको रिफ्यूज़ किया, और ताइवान ने कहा कि नो, वी आर सोवरेन, वी आर नॉट पार्ट ऑफ द चाइना। अब ताइवान ने जैसे ही कहा वी आर नॉट पार्ट ऑफ चाइना, तो यानी दोनों अलग हो गए। एक की कंसेंट है, एक कह रहा है कि आप एक कंट्री बन के आओ, एक कह रहा है कि नहीं, आई वांट टू बी अ सेपरेट नेशन। और एक चीज़ याद रखना है, ताइवान को अभी तक 15 कंट्रीज़ ने रिकॉग्नाइज़ किया है एज़ अ कंट्री, और 15 कंट्रीज़ ने रिकॉग्नाइज़ किया, और इंडिया इसका पार्ट नहीं है, राइट?
आई टेल यू मोर अबाउट दिस, और जब आप लॉ स्कूल में आएंगे तो आपको और अच्छे डिटेल में मिलेगा। तो ये आपका एक आइडिया हो गया, दे दिया आपको आइडिया कि सही सर ये कैसे डिस्प्यूट स्टार्ट हुए। सिविल वॉर के बाद दोनों अलग हुए, दो पार्टी थी, ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये टीआरओसी बोलता है कि वी आर नॉट द पार्ट ऑफ मेनलैंड चाइना एंड वी आर द ओरिजिनल रिपब्लिक पार्टी। रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है वी आर द ओरिजिनल रिपब्लिक पार्टी और ताइवान हमारा ही पार्ट है। क्लियर, कोई भी पॉलिटिकल डिस्टिंक्शन, पॉलिटिकल डाउट नहीं होना चाहिए, आई गेस। कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, नेक्स्ट इज यूएस विज़ चाइना ओवर ताइवान। अब यूएस कहाँ से आ गया इस सब के बीच में? आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि 1949 में जब चाइना और ताइवान के बीच बात थी तो यूएस कहाँ से आ गया? 1949 में जब ताइवान अलग हुआ तो चाइना ने काफी कोशिश किया ताइवान को टेक बैक करने की। अब यूएस वाज अ सुपर पावर, राइट? यूएस वाज डेवलपिंग सुपर पावर उस टाइम की अगर बात की जाए तो, और चाइना भी डेवलप कर रहा था। तो अब ऑब्वियसली कंट्री को किसी दूसरे की अच्छाई देखी नहीं जाएगी। अब यूएस आया बीच में, यूएस ने क्रिटिसाइज किया कि जिस तरह से चाइना इंटिमिडेट कर रहा है ताइवान को, यूएस ने क्रिटिसाइज किया। अब चाइना इंटिमेटिंग ताइवान टू इंक्लूड टू ऐड इट ऑन चाइना, राइट? चाइना मेनलैंड चाइना में ऐड करने के लिए जो भी कोशिशें कर रहा था उसको यूएस ने क्रिटिसाइज किया। 1979 में यूएस ने ताइवान रिलेशंस एक्ट साइन किए कि कभी भी ताइवान को चाइना के अगेंस्ट जरूरत होगी या चाइना हमला करेगा ताइवान पे, आई विल बी देयर। ये तो समय बताएगा कि वो रहता है या नहीं रहता है, लेकिन ये आपको TRA याद रखना है। ताइवान रिलेशंस एक्ट कब साइन हुआ था? 1979। किस कंट्री के बीच में? यूएस और चाइना के बीच में। तो देख लिया यूएस कैसे एंटर होता है चाइना और ताइवान के बीच में। चाइनीज गवर्नमेंट ने भी मेनलैंड चाइना को परमानेंट पार्ट बनाने के लिए ताइवान का एक किया था एंटी सेक्सेशंस लॉ 2005 में, जो कि ये बोलता है कि अगर इन केस चाइना को कोई नॉन पीसफुल मूवमेंट भी उठाना पड़े टू गेट बैक ताइवान इन इट्स ओरिजिनल पार्ट तो वो करेगा। तो 1979 वर्सेस 2005, ये दो आपको याद रखना है। 1979 में यूएस, 2005 में चाइना। अब चाइना क्या बोलता है, अगर कोई भी बाहरी कंट्री आती है और वो ताइवान को अगर हमसे अलग करने की कोशिश करेगी तो साम दाम दंड भेद हम सब लगा देंगे, राइट? तो ये चीज है। अब इसका जो ओवरऑल रिप्लाई है वो गरुड़ा है, इसको हम और आगे लिंक करेंगे इसको, तो आपको इसको दिमाग में रखना है एक सेकंड के लिए, राइट? एक सेकंड के लिए क्या, एग्जाम तक के लिए रखना है, क्योंकि रशिया यूक्रेन आपका एग्जाम पूछ चुका है। तो चाइना ताइवान आएगा तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि आया है, बिकॉज आई एम कवरिंग सेकंड टाइम्स, हिंदू हैव कवर्ड 10 टाइम्स आई गेस, ये पूरे जुलाई अगस्त की मिला ले बात। तो कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है हमारे लिए? मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया कि ताइवान को 15 कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया, राइट? देखिए बेसिकली अगर कंट्रीज की रिकॉग्निशन की बात आती है, राइट, तो उसमें दो लॉ चलता है। मैं आपको एक ओवरव्यू देता है, जब आप लॉ पढ़ेंगे, इंटरनेशनल लॉ पढ़ने का आपको जो मौका मिलेगा तो आप डिटेल में पढ़ेंगे। वो है डिफैक्टो और एक होता है डीजियोर। डीजियोर का मतलब होता है बाय लॉ और डिफैक्टो का मतलब होता है बाय फैक्ट। इंडिया ने बाय फैक्ट एक्सेप्ट किया है, बाय लॉ नहीं। इंडिया ने तो कोई ऐसे ट्रीटी व्रीटी साइन नहीं किए, ना डिप्लोमेट्स एक्सचेंज होते हैं प्रॉपर लीगल तौर पे, राइट? तो डीजियोर ने 15 है और डिफैक्टो में, डिफैक्टो में तो बहुत सारे हैं, यूएस भी नहीं है डीजियोर में, यूएस भी डिफैक्टो में ही है इंडिया की तरह। और इंडिया ने 1949 से ही वन चाइना पॉलिसी एक्सेप्ट की है, बट आफ्टर 2010 हमारा जो है थोड़ा सा डेवलपमेंट चेंज हुआ है। आपकी हरकतें ठीक नहीं है चाइना की। तो वन चाइना पॉलिसी क्यों एक्सेप्ट की थी, आपके माइंड में भी क्वेश्चन आया कि वन चाइना क्यों एक्सेप्ट कर ली। तो गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करना है यहाँ पर, राइट? किसी भी तरह वी विल नॉट गो इनटू द पॉलिटिक्स, विल गो इनटू द फिलॉसफी। तो वन चाइना पॉलिसी एक्सेप्ट करता है तो इंडिया ने कहा आप वन इंडिया एक्सेप्ट करो, हम वन चाइना एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अब ना ये वन इंडिया एक्सेप्ट कर रहा है तो 2000 के बाद हमारा भी रुख थोड़ा-सा कमज़ोर होते जा रहा है कि सर क्योंकि आप हमारी बात मान नहीं रहे हो तो व्हाई शैल वी एग्री विद यू, राइट? तो अब वन इंडिया की पॉलिसी का मतलब क्या हुआ? वन इंडिया तो है ही सर, वन इंडिया तो है, लेकिन चाइना को मनवानी है ना ये बात, कि जो हमारा गिलगित वाला पार्ट है जम्मू कश्मीर में, जो हमारा जम्मू कश्मीर में गिलगिट वाला पार्ट है, उसमें क्या प्रॉब्लम है कि चाइना उसको डिस्प्यूटेड पार्ट मानता है। तो हमारा सिंपली यही कहना है कि आप उसको डिस्प्यूटेड ना मानो, हम आपका ताइवान डिस्प्यूटेड नहीं मानेंगे। सिंपल, ऑल क्लियर, इंडिया स्टैंड, वन चाइना पॉलिसी। और अभी लिबरल पॉलिसी इंडिया अपना रहा है कि सर लड़ाई झगड़ा मत करो, अपना स्टेटस को मेंटेन रखो। आर्टिकल लिंक हो गया दोनों, चाइना ताइवान भी पता चल गया, डिस्प्यूट्स भी पता चल गए, और सारे ही डिस्प्यूट्स पता चल गए एक्चुअली आपको अभी तक के। कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, नेक्स्ट एस्पेक्ट उसी पे वन चाइना पॉलिसी और डिफैक्टो एम्बेसीज के बारे में, जो मैंने आपको जस्ट बताया है। डिफैक्टो और डिजोर दो तरह से होता है, राइट?
और ताइवान में हमारा कुछ अच्छा वैसा रहा नहीं है, ना बुरा है ना ज़्यादा अच्छा है। 1995 के बाद हम लोगों ने डी फैक्टो थोड़े बहुत एम्बेसीज एक्सचेंज किए आपस में, बट इट्स गुड गोइंग, ठीक है। तो इतना याद रखना है, डीजीओ और डिफैक्टो का मतलब याद रखिएगा। क्लैट में आ सकता है ये, दिस इज नॉट सरप्राइज एलिमेंट कि डिफैक्टो और डीजीओ का मतलब क्या होता है। फिर सर लीगल मैगजीन पूछ रहे हैं, लीगल मैगजीन यही से पूछा है, ज़्यादा डीप वो भी नहीं गया, राइट। तो अब देखते हैं करंट डेवलपमेंट जो हम बात कर रहे हैं गरुड़ा के बारे में। गरुड़ा मैंने स्पेशली वो आर्टिकल यहाँ पेस्ट नहीं किया है क्योंकि आपको मैं मैप के थ्रू समझाना चाहूंगा ये गरुड़ा एक्चुअली है क्या। तो इस मिशन का नाम तो गरुड़ा है, ये 2009 में स्टार्ट हुआ था। मैं आपको ओवरऑल बता दूं, एक फैक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2009 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। लेट्स मेक अ मैप। लाइक लेट्स सपोज इट इज द साउथ ईस्ट, दिस इज ईस्ट चाइना, ईस्ट चाइना। यहाँ आपका ताइवान है, इस मैप को हमने भी जस्ट देखा है, इट इज ताइवान, राइट। इट इज ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, इट इज साउथ चाइना सी। यहाँ पर आपका आपको मिल जाता है इंडोनेशिया, राइट। ये थोड़ा सा डाउन साउथ में आता है इंडोनेशिया। लेट मी मेक इट लिटिल अप, यहाँ पर आपका इंडोनेशिया आ जाता है, ठीक है। ये आपका श्रीलंका हो गया। यहाँ पर श्रीलंका में इनका कौन सा पोर्ट है चाइना का, कमेंट करके बताइएगा। चाइना का है श्रीलंका में कौन सा पोर्ट है, जरूर बताइएगा। ये पोर्ट ऑफ श्रीलंका, पोर्ट ऑफ चाइना इन श्रीलंका। यहाँ पर आपका अंडमान सी है, ये स्ट्रेट ऑफ मलाका कहते हैं इसे, स्ट्रेट ऑफ मलाका, राइट। स्ट्रेट ऑफ मलाका हो गया ये। अब ये जो आइलैंड है सर, इस आइलैंड को हम कहते हैं सुमात्रा आइलैंड। सुमात्रा, ये नाम याद रखिए, सुमात्रा आइलैंड है, मैं यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूँ, सुमात्रा, राइट। सुमात्रा आइलैंड का पार्ट है ये। यहाँ पर ये जो आइलैंड है इसे हम कहते हैं सुमात्रा आइलैंड। अब यहाँ पर जो है यूएस और इंडोनेशिया जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है, राइट। ये गरुड़ा एक्सरसाइज है, मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ज्योग्राफिकली चीज देखिएगा, चाइना कहाँ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, ताइवान के पास, राइट। ये रहा ताइवान, यहाँ पर चाइना मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, यहाँ पर, राइट। और यूएस और इंडोनेशिया कहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं। ये गरुड़ा का पॉइंट हो गया, राइट। ये गरुड़ा का पॉइंट हो गया और ये चाइना का मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया। अब अब लगा कि ये क्यों किया जा रहा है, ये इसके आपको समझ में आ गया हो। अगर चाइना कुछ भी हरकत करेगा ज़्यादा, सर नीचे से हम लोग भी हैं, देख लेंगे, कुछ करके दिखाओ इधर उधर की हरकतें, क्योंकि पता है चाइना एक सुपर पावर है, ये रशिया नहीं है। एक भी जाएगा, चाइना जाएगा तो फिर इंडिया को भी साथ में लपेटेगा इसी के साथ साथ, राइट। उसके पास हम नेपाल है, तिब्बत है, सर बहुत सारे स्टेट्स हैं यहाँ, कंट्रीज हैं यहाँ पे। तो ये जो एक्सरसाइज है ये ज़रूरी है अभी के टाइम। और आपको क्या याद रखना है, गरुड़ा में 2009 हुआ था, मैंने आपको स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बताया एक लेवल ऊपर जा करके, ये क्यों किया जा रहा है एक्चुअली। तो आप लिंक कर लीजिए, यहाँ चाइना है, यहाँ पर यहाँ पर आपका गरुड़ा एक्सरसाइज हो रहा है। ये लिंक स्टैब्लिश हो गया होगा आई गेस। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, आई विल बी देयर टू आंसर यू, राइट। अब गरुड़ा के बारे में कुछ चीज़ें जान जाए कि गरुड़ा जो हो रहा है वो आपके कुछ कुछ कंट्रीज के बीच हो रहा है। यूएस, गरुड़ा आपको हो रहा है यूएस, राइट, जापान, इंडोनेशिया, यूएस जापान इंडोनेशिया, फिर इसमें सिंगापुर भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं और इस पे भी कोई कुछ बोलेगा नहीं क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज है तो मूवमेंट तो होगा ही। तो यूएस, जापान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ये सुमात्रा आइलैंड में ये लोग अपना मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ऑब्जर्वर नेशन भी हैं, कुछ ऑब्जर्वर भी हैं जिसमें से इंडिया ऑब्जर्वर का पार्ट है। क्यूपा न्यू गियोना भी है, आप जब 11th पेज पे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। तो ओवरऑल यूएस के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा है कि 14 कंट्रीज हैं, स्पेशली मेंशन किया है, देयर आर 14 कंट्रीज हु आर टेकिंग पार्ट इन दिस ड्रिल। और चाइना के ही अगेंस्ट है ये, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है जो चाइना का जो एग्रेशन है ताइवान में उसके अगेंस्ट ही हम इसको कर रहे हैं। इस चीज को याद रखना है, राइट। तो दिस इज गरुड़ा 2009 और अभी के बारे में बता दिया सुमात्रा आइलैंड, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू, राइट। और इससे डिटेल में आई गेस कि आपको इंपॉर्टेंट आपको जरूरत भी नहीं है,
इसको पढ़ लीजिएगा, हो सके तो ये मैप नोट डाउन कर लीजिएगा स्क्रीन रोक करके, राइट? तो लेट्स गेट टू द अनदर टॉपिक फॉर अस, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट? लेट्स हैव अ डिटेल। पे काफ़ी अच्छा डिस्कशन हम लोगों ने किया एंड आई गेस यू विल नाउ बी एबल टू आंसर। एक गरुड़ा समझाने के लिए मैंने आपको हर चीज़ बताई है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ दिस नेक्स्ट पार्ट? नेक्स्ट इज़ दिस मैप। इस मैप, ये डिटेल मैप है जिसमें हम लोगों ने देख लिया बहुत अच्छे से। ये पीपीटी भी आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस पीपीटी से आपको एक्सेस भी मिल जाएगा हर एक मैप का, राइट? तो मैप के थ्रू याद रखिएगा, रिटेंशन ज़्यादा देर तक रहेगी। कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज़ अबाउट द इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ स्लोज़। इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ स्लो है, राइट? इसमें बहुत सारी चीज़ें बात की गई हैं, फैक्ट्स भी बताया गया है यहाँ पे कि कोविड-19 के बाद जो रिकवरी हो रही है, रिसेशन के बाद, बेसिकली जब रिसेशन अराइज़ हुआ था, तो उसके बाद ये चीज़ डेवलप हो रही है, राइट? और काफ़ी सारे फैक्ट्स भी मेंशन किए। यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो बताया जा रहा है कि के शेप्ड रिकवरी, के शेप्ड रिकवरी। तो के शेप्ड रिकवरी से ही मतलब है हमें इस पूरे आर्टिकल में कि सर के शेप्ड रिकवरी एग्ज़ैक्टली क्या होती है? के सबको लिखने आता है आई गेस, इतना तो सबने पढ़ा है। लाइक के लिखने से पहले यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, ये एक फैक्टर है, ये है के, राइट? ये है ये। कुछ चीज़ें इंक्रीज़ कर रही हैं मतलब डेवलप कर रही हैं, कुछ चीज़ें नीचे की तरफ जा रही हैं। डिक्रीज़िंग डाउनवर्ड, ये अपवर्ड जा रही है और ये डाउनवर्ड जा रही है। ये होती है के शेप्ड रिकवरी। इसमें जो एलिमेंट्स की जो टेंडेंसी होती है, घटती-बढ़ती है, किसी की बढ़ रही है, किसी की घट रही है। अब इसे डिटेल में देखते हैं हम आगे क्या है इस पूरे एग्ज़ैक्टली के शेप्ड में। तो के शेप्ड रिकवरी क्या होता है? अकर्स व्हेन द फॉलोइंग अ रिसेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी रिकवर एट डिफरेंट रेट्स। कुछ चीज़ें बढ़ रही थी, देखिए, अगर हम इसको यहाँ देखें, तो के शेप्ड में कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं और कुछ चीज़ें घट रही हैं, राइट? ये इंक्रीज़ हो रही है, ये डिक्रीज़ हो रही है, राइट? ये इसमें ये इंक्रीज़ वाला पार्ट है और ये डिक्रीज़ वाला पार्ट है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि डिफरेंट आइटम्स ऑफ द इकोनॉमी रिकवर्ड एट डिफरेंट रेट, टाइम एंड मैग्नीट्यूड। हो सके ये आगे जाके ऐसे इंक्रीज़ कर जाए, वो यू शेप्ड रिकवरी फिर बनाएगी। अगर बनाती है तो देखेंगे, अभी के लिए के शेप्ड रिकवरी है। अब के शेप्ड रिकवरी लीड्स टू अ चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को तो चेंज करेगा ही, ऑब्वियसली चेंज करेगा, क्योंकि हर आइटम अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग मैग्नीट्यूड और अलग-अलग टाइम के साथ रिकवर करेगा इसमें, राइट? तो व्हाट एक्ज़ैक्टली द के शेप, लेट मी टेल यू, ये आपका के शेप है, देख लीजिए। आपको पीपीटी मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। ये आपके रिटेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, के शेप्ड रिकवरी। के शेप्ड रिकवरी वाला जो क्वेश्चन है वो आपको इन्फ्लेशन के साथ ऐड करके दिया जाएगा, क्लैट में। इन्फ्लेशन के ऊपर मैंने बहुत डिटेल टॉपिक लिया है 6 अगस्त को, देखिएगा उसको, बहुत बहुत डिटेल में मैंने बताया है। आरबीआई ने जब अपनी इन्फ्लेशन रेट बढ़ाई थी, तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सब कुछ बता दिया था मैंने उसमें। ये शेप्ड भी उसी के अंदर ऐड करिएगा। दैट्स व्हाई आई से कि टॉपिक वाइज़ न्यूज़ बनाइए, टॉपिक वाइज़ नोट्स बनाइए, ताकि आप इन्फ्लेशन में ही नीचे ऐड कर देते के शेप्ड रिकवरी। अब डेट वाइज़ में वो चेंज हो जाएगा। तो टॉपिक वाइज़ लिखना है। तो अब इसमें केस में टेक्नोलॉजी एंड लार्ज कैप फर्म्स ऊपर जा रही हैं, स्मॉल बिज़नेस साइकिल एंड ब्लू कलर्स नीचे आ रहे हैं। जस्ट इट्स एज़ एन एग्ज़ाम्पल, ये शेप समझाने के लिए कि कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं और कुछ चीज़ें घट रही हैं। इस तरह से आपको याद रखना है, और अगर डिवोर्स करके क्वेश्चन आता है, तो आपको ए लिट देगा, के शेप्ड रिकवरी के बाद। याद रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द न्यूज़ इज़ अबाउट द मूविंग पॉलिसी अवे फ्रॉम द पॉपुलेशन कंट्रोल। देखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल जो होता है, एक वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है अभी के टाइम पे। क्योंकि इस पूरे आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे, एंड आई विल सजेस्ट कि आपको पढ़ना चाहिए। 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, राइट? एंड एडवांस में सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, राइट? तो इसमें हमें ये चीज़ देखना होगा, इस चीज़ पे फोकस करनी होगी। सर, एग्ज़ैक्टली व्हाट दिस आर्टिकल इज़ सेइंग कि जिस रेट से आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, यू आर गोइंग टू सरपास चाइना बाय द 2023, राइट? हम चाइना को 2023 में सरपास कर देंगे। अब ये सरपास कर देंगे, इट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि ये पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो आपके साथ-साथ प्रॉब्लम्स भी इनवाइट होंगी। जॉब की पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम होगी, फर्टिलिटी रेट के ऊपर से प्रॉब्लम होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डेथ रेशियो, सेक्स रेशियो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं एक साथ। केवल आपका एम्प्लॉयमेंट ही नहीं आता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट कम विद इट। तो उसको देखेंगे क्या इस आर्टिकल में बेसिकली मेंशन किया गया। तो फर्स्ट थिंग ये बताया कि यूनाइटेड नेशंस ने ये क्या प्रेडिक्ट किया है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट में, इंडिया बिकमिंग द मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय 2023, सरपासिंग चाइना विद 140 करोड़, 130 करोड़ से सर 140 करोड़ पहुंच गए। आई गेस कि जो लोग मोदी जी का भाषण सुनते होंगे,
वो एक टाइम पे कहा करते थे 125 करोड़ भारतीय, अब हो गए 140 करोड़ भारतीय हो जाएंगे 2023 के साथ। तो एक सी चेंज है सर, बहुत बड़ा चेंज है ये, कि इतने कम टाइम में इतनी मतलब हेवी रेट से पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, राइट? अब देखा जाए तो ग्रोथ रेट 2% था आपका 1960s में, 75 ईयर की जर्नी में आप कहाँ पहुँच गए हैं, राइट? तो ये कहाँ जाएगा टोटल फर्टिलिटी रेट रेशियो पे। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है कि एक्चुअली द रेट मतलब कि जो मतलब इसमें अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात की जाए तो फर्टिलिटी रेट के बारे में, तो टेंडेंसी ऑफ वुमन टू हैव अ चिल्ड्रन एट द टाइम ऑफ देयर फर्टिलिटी पॉइंट, राइट? पहले ये 6 था इंडिपेंडेंस के टाइम पे, 75 ईयर्स पे हम 2 पे आ गए हैं, राइट? तो ये चीज़ देखना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें में चेंज आ रही हैं। अब केवल यही नहीं है, फर्टिलिटी रेट, एम्प्लॉयमेंट, यही सब चीज़ें नहीं है कि फर्टिलिटी रेट, एम्प्लॉयमेंट केवल ये सब चीज़ें नहीं है। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। अब एन नंबर ऑफ थिंग्स में कौन-कौन सी चीज़ें आएँगी? तो उसमें बहुत सारी डिज़ीज़ भी आती है। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की जाए, तो जैसा मैंने आपको बताया, सेक्स रेशियो भी डोमिनेंट हो रहा है, मेल सेक्स रेशियो, ठीक है? सेक्स रेशियो पता होना चाहिए क्या होता है? नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, ठीक है? ये चीज़ होता है। फिर उसका डिज़ीज़ पैटर्न भी चेंज होता रहा। डिज़ीज़ पैटर्न में क्या शिफ्ट आया 75 में। तो आजकल देखेंगे आपको एक किसी-किसी आजकल आप देखेंगे किसी-किसी बच्चों को भी आपको डायबिटीज़ होता है। एड्स के बारे में कुछ दिन पहले ही आर्टिकल आया था, न्यू हिंदी में, परसों का न्यूज़ उठाइएगा आप या कल का उठाइएगा, आपको मिल ज कल या परसों का आप एडिटोरियल उठाइएगा। आप कल या परसों का एडिटोरियल उठाइएगा, उसमें आपको एड्स के बारे में मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे डेमोग्राफिक पैटर्न्स को चेंज देखने के लिए मिला है, तो इसमें आपको फ़ोकस करना होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, व्हाट नॉट टू बी मिस्ड, इट इज़ माय फेवरेट सेक्शन और आपको ये पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। शशि थरूर जी का आर्टिकल है, इंडिपेंडेंस इन द वर्ड्स ऑफ एन अमेरिकन। काफ़ी अच्छा लिखते हैं, स्टोरी वाइज़ देखी जाए तो बहुत अच्छी लिखी हुई है आर्टिकल। पढ़िएगा, देयर इज़ नथिंग लाइक कि आपको एग्ज़ाम में कुछ आने वाला है इससे। बट हाँ, एक हैबिट डालिएगा, इंग्लिश के लिए इम्पोर्टेंट होगा ये सेक्शन। Coming to the next part, check your learning part. This question is on China Taiwan, right? China Taiwan, और जो आपके पास थर्ड ऑप्शन है, Taiwan has for long has been a world leader in high tech hardware manufacturing and can contribute much to the Make in India, लिखा है वो, डिजिटल इंडिया एंड स्मार्ट सिटीज कैंपेन्स, राइट? अब इसका एक एस्पेक्ट हो सकता है कि मेक इन इंडिया के एस्पेक्ट से देखा जाए तो सेमीकंडक्टर में बहुत अच्छा है ताइवान, जो मैंने आपको ईच एंड एवरी डिटेल मैंने आपको बताया है, डिफेक्टो एम्बेसीज के बारे में भी बताया है। तो आप पढ़िएगा, इसको आंसर करिएगा एंड आई रेट दिस एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर क्लैट में आता है तो आदो जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके साथ पर सर बाउंसर ही होगा, बहुत तगड़ा बाउंसर होगा, शोएब अख्तर वाला, राइट? तो ये चीज़ है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कंट्री एसोसिएटेड विद द ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क? ये भी चाइना, ताइवान और इंडिया का जो रिलेशन चल रहा है उसी पे बेस्ड है, राइट? मैंने आपको सारे एशियन कंट्रीज के बीच में नाम मेंशन किए और उसमें से कोई एक है। कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, नीपम व्हिच हैज बीन सीन इन द न्यूज़, ये कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने इसको कवर किया है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आंसर करिएगा इसका। Which Indian politician was conferred with the France highest civilian award, Chevalier de la Légion d'Honneur? इन्होंने आज आर्टिकल आर्टिकल भी लिखा है द हिंदू में। इनका ही नाम आई गेस कि आपको पता चल गया होगा अभी तक क्या नाम है इनका। Coming to the last question for today, which product to be added into the Essential Commodities Act 2005? Actually 2005 नहीं होगा, यहाँ पर 1955 होगा। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में आया था। बताइएगा किस कमोडिटी को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में ऐड किया जाना है। आज का ही हिंदू रेफरेंस है इसका, राइट? वर्ल्ड या इकोनॉमी का सेक्शन देखिएगा, आपको मिलेगा। तो दिस वाज होल एनालिसिस फ्रॉम बाय माय साइड। तो आई जस्ट सजेस्ट यू कि आप चाइना ताइवान को एक अलग से सेपरेट नोट बनाइए, उसका इन्फ्लेशन का एक सेपरेट नोट बनाइए, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए। एक दो पैसेज आप एनकाउंटर कर सकते हैं। क्लैट 2023 का एग्जाम दिसंबर में ही होने वाला है, 18 दिसंबर को ये एग्जाम है। So you should be focusing on these topics because these topics holds a lot of water in your examination. So do make notes, do solve questions, comment in the comment section if there you have any kind of suggestions, and answer these questions. If there is any wrong, I will surely correct it. Thank you. That's all from my side.